स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स। इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स जैसे आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो एक शब्द है मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था, जो है आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो उसी जिस तरह का हमारा डोमेस्टिक लेवल पे मार्केटिंग मिक्स होता है, उसी तरीके से हमारा इंटरनेशनल लेवल पर भी मार्केटिंग मिक्स होता है। तो उसमें भी आपके वही 4 P's आपके काम करते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज। आप सबको पता होगा कि प्रोडक्ट जो होता है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग में, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो हम मार्केट क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट किस चीज को करेंगे, हम प्राइसिंग किसका करेंगे और हम प्रमोशन किसका करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा पूरा जो पर्पस है मार्केटिंग का वही खत्म हो जाएगा। और प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्ट ना सिर्फ आपका फिजिकल या टेंजिबल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, हम यहाँ पे सर्विसेज की भी बात करते हैं जो हम किसी कस्टमर को ऑफर करते हैं। मान लीजिए हम इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें, या कोई और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में हम बात करें, या और किसी सर्विसेज की जब हम बात करें, हमारा तो हमारा वो क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट में काउंट होता है। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा एक एक ही फीचर या सिमिलर फीचर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें उन्हीं को हम सभी कंट्रीज में जहां पे भी हम अपना बिजनेस करते हैं, उन प्रोडक्ट के फीचर्स में, उनकी क्वालिटी में, उनके साइज में, उनके कलर में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता या बहुत ही माइनर मॉडिफिकेशन होती है। और उनको उसी शेप में, उसी फीचर्स के साथ हम वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हम उनको मार्केट करते हैं, उनको सेल करते हैं। और जैसे हमारा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम ले पेप्सी और कोको कोला, तो हमारे ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ये सभी नेशंस में जहां पर भी इनका सेल होता है, वहां पर इनकी जो क्वालिटी है, टेस्ट है, जो प्राइस है और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो भी आपकी क्या है, सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कस्टमाइजेशन। अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें, क्योंकि आपका ग्लोबल लेवल पे क्या होता है, हमारा ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से वो अपने अपने प्रोडक्ट वहां पे सेल के लिए लाते हैं। तो उसकी वजह से उनका जो प्राइसिंग है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो फीचर्स हैं, वो वहां पर जाकर कंपटीशन बढ़ जाता है। और उस कंपटीशन को फेस करने के लिए उनकी मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज में हम उन कंट्रीज के कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहां पे लोगों की क्या टेस्ट है, क्या लाइकिंग है, क्या प्रेफरेंसेस है, वहाँ की कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों का ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, वहाँ के लोगों का जो ट्रेडिशन है वो कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, जियोग्राफिकली लोकेशन कैसी है, और वहाँ के लोगों का इनकम कितना है, नेशनल इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, वो सब हम देखकर ही हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में फीचर्स को ऐड करते हैं। उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है
नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है। सबसे पहला क्या है आपका, लो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके अंदर आपका क्या होता है, क्योंकि हम अलग अलग देशों में हम सप्लाई कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो हम उसकी जो प्रोडक्शन है बहुत ही लार्ज स्केल पर हम उसकी प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो पेरेंट कंपनी में हो या फिर हम किसी एक कंट्री में सब्सिडरी यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करके उस वहां से हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेल करें। तो वहां पे जब हम बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हम इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो पर यूनिट कॉस्ट है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट हमें बेचना है अलग अलग नेशंस में, तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी तरीके से हमारी जो पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट जो है, क्योंकि हम सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस सेम प्रोडक्ट को ही मार्केट कर रहे हैं अलग अलग नेशंस में, उसके लिए कोई और डिफरेंट ब्रांडिंग यूज नहीं कर रहे, कोई डिफरेंट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी हम यूज नहीं कर रहे, सेल्स प्रमोशन यूज नहीं कर रहे, वही सेम प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स स्ट्रेटेजीज जो है वो सेम है, तो उसकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल हमारा स्ट्रक्चर कम एक सिंपल और आपका इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा सिमिलर टाइप के सेम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, और सभी आपकी कंट्रीज में नेशंस में हमें वही प्रोडक्ट बेचना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ही जगह पर अपनी सब्सिडरी यूनिट को सेटअप करके वहीं से सारी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करके और उसको फिर वहीं से हम अपने बाकी कंट्रीज में उसको सेल करते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेस इन्वेस्टमेंट। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट कम हो गई, हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हमें अपनी सब्सिडरी यूनिट सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही कंट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके वहीं से लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू करके और वहीं से हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद अप्रोप्रिएट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो उनके फीचर्स होते हैं, जो उनकी क्वालिटीज होती हैं, वो आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उनका, और वो सभी देशों में आपकी उसी तरीके की उसी क्वालिटी के साथ उन्हीं फीचर्स के साथ उसी टेक्नोलॉजी के साथ ही वो बेचे जाते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट उसी तरीके से की जाती है, तो उसमें कोई और नया एक्स्ट्रा फीचर्स वहां पे नहीं बेचा जाता, नहीं उसमें ऐड करके बेचा जाता। तो ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन जो स्ट्रेटजी है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोप्रिएट है। और उसके बाद आता है आपका सूटेबल फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स। यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके सभी देशों में या वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उनका जो यूसेज है वो आपका सेम है। यानी कि कैलकुलेटर्स हो गए, वॉचेस हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, तो उनका जो यूज है, कैलकुलेटर भी उसमें भी सेम टेक्नोलॉजी होगी, वॉचेस में भी होगी, तो वो ऑलमोस्ट आपकी सभी जगह पे उनकी जो एडवर्टीजमेंट होती है, जो उनकी सेल होती है, वो आपकी सिमिलर टाइप की होती है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, इमेज ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे हमारी कोई ऐसी कंट्री जिसकी इमेज काफी अच्छी है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको कोई ज्यादा डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या कोई एडवांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और
वो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी या उनकी जो इमेज है वो इस तरीके की बनी होती है कि आपके उनके प्रोडक्ट्स के लिए कोई आपका ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे लोगों को पहले से ही उनकी क्वालिटी के बारे में पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या है हमारा डिफरेंस इन कस्टमर लाइकिंग्स। कस्टमर्स जो होते हैं, क्योंकि हम बात करें कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में उनके जो कस्टमर्स होते हैं, उनकी जो टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनकी लाइकिंग्स जो होती हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो उनके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, उसमें और फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं या उनकी क्वालिटी में चेंज करना पड़ता है, उनके टेस्ट में चेंज करना पड़ता है या उसमें और भी कोई डिफरेंट डिफरेंट उसमें फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं, ताकि हम उस कंट्री के कस्टमर्स की लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कल्चरल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस। क्योंकि जब हम बात करते हैं अलग अलग लोकेशंस की, तो अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग कंट्रीज में वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का जो आपका रिलीजन है या वहाँ के जो लोगों का जो सोचने का एटीट्यूड है, सोचने का तरीका है, वो अलग होता है। और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो ड्रेसिंग सेंस जो होते हैं, जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे आपके विंटर क्लोथ्स होते हैं, जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे अलग उनका पहनने का तरीका है, कपड़े होते हैं। तो उसके हिसाब से वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के हिसाब से हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस। वहां पे किसी भी कंट्री में उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन से हम बात करें तो वहां के पर कैपिटा इनकम कैसी है, वहां के कस्टमर्स की नेशनल इनकम कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वहां का, वहां के लोगों का जो कितना उनकी परचेजिंग पावर है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका बैन द import ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इसमें क्या कहते हैं, समटाइम्स गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन may ban the import of a specific product, then the global company cannot export to that nation. So the global company may set up a subsidiary unit in that nation to manufacture that product in that very nation। यानी कि उस कंट्री के अगर कई बार कुछ गवर्नमेंट क्या होती है उस प्रोडक्ट को, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इंपोर्ट पर बैन लगा देती हैं, तो उसके लिए फिर वहां पे उस कंट्री में हमें अपनी सब्सिडरी यूनिट सेटअप करनी पड़ती है, ताकि हम उन्हीं कंट्री के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वहां पे उन्हीं की कंट्री में जाके वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकें और वहां पे सेल कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी।